दोस्तों आज हम जिस शो की बात करने जा रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहां चेहरे के पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये कहानी है एक पति और पत्नी की जो लॉ के अलग अलग साइड्स पे खड़े हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, दूसरी एक जर्नलिस्ट है। लेकिन जब एक हत्या की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही पास्ट में छुपा हुआ है। और एंड में जो ट्विस्ट आता है ना, मजा आ जाएगा, आपको होश उड़ा देगा आपके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है हिज एंड हर्ट्स। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉर्जिया के नेशनल फॉरेस्ट से, जहां मौसम बेहद ही खराब है दोस्तों। भारी बारिश हो रही है, बिजली कड़कदार है और इसी तूफानी माहौल में हमें एक कार दिखाई जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच खड़ी है। और उसी कार के बोनट के ऊपर हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तब कुछ ही पलों में वो तड़प तड़प कर मर जाती है। सीन कट होता है और हम अना से मिलते हैं जो एक जर्नलिस्ट है। वो अपने अपार्टमेंट में होती है जो किसी बात को लेकर बेहद घबराई हुई है। वो चीजें इधर उधर करती है जैसे कोई सबूत मिटा रही हो। उसका चेहरा एक साइड से सूजा हुआ भी नजर आता है दोस्तों, जो इन्फेक्टेड दांत की वजह से हुआ है, लेकिन वो उस दर्द को पूरी तरह इग्नोर कर रही है। अना का मानना है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन उन दोनों में कोई ना कोई एक पहलू हमेशा झूठा होता है। सही बात है। और अब हम मिलते हैं जैक हार्पर से। जैक एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी बहन जोई और उसकी बेटी मैक के साथ रहता है। सुबह का वक्त है, तब जैक को एक कॉल आता है। बताया जाता है कि जंगल में लाश मिली है और फिर जैक अपनी पार्टनर प्रिया के साथ क्राइम सीन पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो प्रिया को समझाता है कि एक डिटेक्टिव के लिए उसकी गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट्स मायने नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स मायने रखते हैं, उसी पे भरोसा करना चाहिए। अब क्राइम सीन पर पहुंचकर जैक लाश का जायजा लेता है। वो नोट करता है कि विक्टिम के हाथ में वेडिंग रिंग पहनी हुई है और उसे किसी ने मल्टीपल टाइम स्टैब किया, यानी चाकू से कई बार वार किया है। तो जैक तुरंत अंदाजा लगाता है कि शायद कोई अफेयर का चक्कर हो और बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड ने मार दिया हो। वो सभी से कहता है कि मैं विक्टिम के हस्बैंड को इन्फॉर्म करूंगा इस लाश के बारे में, और लाश से मिली चीजें पहले मैं चेक करने वाला हूँ। जैक का बिहेवियर यहाँ थोड़ा कंट्रोलिंग और सस्पिशियस लगता है दोस्तों। दूसरी तरफ अटलांटा में अना 1 साल के लंबे गैप के बाद अपने न्यूज स्टेशन वापस लौटती है। ऑफिस पहुंचने पे उसको एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि एंकर की पोजीशन पर वो पहले थी, अब वहाँ पे लेक्सी जोन्स बैठी हुई है। लेक्सी एक यंग, खूबसूरत और एम्बिशियस लड़की है दोस्तों। अना का बॉस जिम उसको समझाता है कि ये डिसीजन किसी रेसिज्म या भेदभाव की वजह से नहीं लिया गया। देखो तुम 1 साल के लिए गायब थी, इसीलिए ये करना पड़ा। दरअसल अना ब्लैक है और लेक्सी व्हाइट, तो अना को लगा ब्लैक होने की वजह से मुझे हटा दिया गया, इसलिए उसको बुरा भी लगता है। अब हमें बातों ही बातों में एक चीज पता चलती है कि अना के पिछले 1 साल से गायब होने का रीजन ये था कि उसने अपना बच्चा खो दिया था। उसकी एक बेटी थी जो बचपन में मर गई। उसी के सदमे की वजह से वो ऑफिस नहीं आई। लेकिन अना हार मानने वालों में से नहीं थी दोस्तों। अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए वो अपने बॉस जिम को एक नई स्टोरी पिच करती है। वो बताती है कि ढलोनेगा नाम के एक छोटे से साउदर्न टाउन में एक व्हाइट वुमन का मर्डर हुआ है और ये एक बड़ी खबर बन सकती है जिसे हमें कवर करना चाहिए। मैं इसे एज अ रिपोर्टर कवर करना चाहती हूँ। जिम पहले तो हिचकिचाता है लेकिन फिर हाँ कह देता है। अब लेक्सी को चिढ़ाने के लिए और नीचा दिखाने के लिए अना लेक्सी के पति रिचर्ड जोन्स को अपना कैमरामैन बनाकर अपने साथ लेके जाती है। तो अना और रिचर्ड क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ रिपोर्टर्स की बड़ी भीड़ लगी होती है जो जैक और प्रिया को घेरे हुए होते हैं। जैक रिपोर्टर्स को दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। वहीं अना भीड़ से अलग खड़ी होती है और जब जैक की नजर अना पे पड़ती है तो वो एकदम से सहम जाता है क्योंकि अना उसकी ही पत्नी है दोस्तों। पर बच्चे को खोने के बाद से दोनों अलग अलग हो गए थे और अना जैक को ही दोस्तों अपनी बच्ची की मौत का जिम्मेदार मानती है क्योंकि वो बच्ची को अना की माँ एलिस के पास छोड़ गया था और उसने उस समय अना से जबरदस्ती की कि चलो बाहर डिनर पे चलते हैं, मजे करेंगे, जबकि अना जाना ही नहीं चाहती थी। पर जब वो घर आए तो बच्ची की हालत बहुत ही खराब हो गई, बेचारी मर गई, जिसको डॉक्टर ने कहा कि ये सडन मौत हो गई है। तो इस तरह पास्ट में हुआ था। और अब अना जैक के पास जाती है, पूछती है क्या तुम विक्टिम को जानते हो। जैक बिना कोई जवाब दिए घबरा कर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। मतलब शायद वो विक्टिम को जानता है पर बता नहीं रहा। और प्रिया ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसका सीनियर ऑफिसर एक रिपोर्टर को देखकर ऐसे क्यों भाग गया, क्योंकि प्रिया नहीं जानती कि जैक और अना पति पत्नी है। वैसे इसके बाद अना और रिचर्ड एक होटल में आते हैं तो रिचर्ड अना से पूछता है कि उस पुलिस ऑफिसर के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो काफी अजीब लग रहा था, तुम जानती हो क्या उसको। पर अना बात को टाल देती है और रिचर्ड के साथ मस्ती मजाक करने में लग जाती है। और अना को यहाँ पे ये महसूस होता है कि रिचर्ड अपनी पत्नी लेक्सी की सक्सेस से थोड़ा इनसिक्योर है। तो मौके का फायदा उठाकर अना उसके साथ फ्लर्ट करती है, हंसती है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता कि बाहर खड़ा जैक उन्हें देख रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है दोस्तों। तो वो सीधे होटल के अंदर आता है। होटल की रिसेप्शनिस्ट उसको पहचानती थी, जिससे जैक बड़ी चालाकी से अना का रूम नंबर निकलवा लेता है। बात करने के इरादे से वो अना के कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर कान लगाता है उसे अंदर से आवाजें आती है कि अना और रिचर्ड फिजिकल हो रहे हैं। जैक का दिल टूट जाता है दोस्तों। वो दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो चला जाता है। अब अना बाहर आती है तो उसको जैक जाता हुआ नजर आता है। रिचर्ड जोर देता है कि अरे कौन था बताओ ना। तब अना बताती है वो पुलिस ऑफिसर
जैक हार्पर असल में मेरा पति है। ये सुनकर रिचर्ड हैरान रह जाता है कि ये क्या चक्कर है। जैक अब प्रिया से कहकर रिचर्ड का बैकग्राउंड चेक करवाता है और खुद अना का पीछा करता है दोस्तों, ताकि उससे रिचर्ड और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ सके। अब अना अपने पुराने घर में पहुंचती है जहां वो एलिस से मिलती है और ये मुलाकात काफी इमोशनल होती है दोस्तों। अना आई ही थी कि तभी जैक भी वहां पे आ जाता है। पता चलता है कि जब अना गायब थी, मतलब बच्ची की मौत के बाद जब वो 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई थी, तब जैक ही एलिस का ख्याल रख रहा था। तब से मतलब एलिस को डिमेंशिया है, वो चीजें भूलने लगी है। इसलिए अना बड़ा गुस्सा करती है कि उसकी माँ डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही। लेकिन फिर जैक अना को साइड में लेके जाता है, उसे फोर्स करता है कि वो ये हत्या की स्टोरी कवर ना करे, छोड़ दे इसको। अना समझ जाती दोस्तों कि जैक कुछ छुपा रहा है पक्का। वो उसे तब तक पुश करती है जब तक जैक टूट नहीं जाता। तो जैक फाइनली मान जाता है कि जो औरत मरी है वो रिचल हॉकिंस है और ये दोस्तों अना की दोस्त थी वैसे। तो जैक अना से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात किसी को मत बताना कि हत्या रिचल की हुई है। और यहाँ हमें भी ये पता चलता है कि पिछले साल अना को ढूंढने के चक्कर में जैक की अटलांटा पुलिस वाली जॉब चली गई थी, इसीलिए अब वो इस शहर में फंसा हुआ है। दोनों के बीच पुरानी कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। जैक उसे टॉन्ट भी मारता है कि तुमने तो रिचर्ड के साथ रात बिताई। तो अना गुस्से में चली जाती है, कुछ नहीं कहती। अब अगले सीन में जैक मुर्दा घर जाता है दोस्तों ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने के लिए। रिपोर्ट बेहद खौफनाक होती है। रिचल को पहले छोटे चाकू से 4 बार मारा गया था। उसके हाथों के नाखून जो लाल रंग के थे वो बुरी तरह से टूटे हुए थे और उसके शरीर पर कोई डिफेंसिव वुंड्स भी नहीं था। इसका मतलब रिचल अपने कातिल को जानती थी, जिससे रिचल ने बचने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट से पता चलता है कि मरने के कुछ ही देर पहले रिचल किसी मर्द के साथ फिजिकल हुई थी। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है दोस्तों, उसका नाम है डॉक्टर टर्नर। उसका मानना होता है कि वो मर्द ही कातिल हो सकता है जो रिचल के साथ फिजिकल हुआ था मरने से पहले। इधर अना अपने पुराने सामान को खंगाल रही होती है और तब उसको एक पुराना कैमकॉर्डर मिलता है जिसमें उसके 16वें बर्थडे की वीडियो है। वीडियो में अना के साथ रिचल, जोई, हेलन और कैथरीन दिखाई देते हैं। ये पांचों आपस में दोस्त हुआ करते थे दोस्तों। तो एक वीडियो में रिचल कैथरीन के नाखून लाल रंग से पेंट कर रही होती है और ये वही लाल रंग है जो रिचल के नाखून पर भी लगा हुआ था। फिर अना को वहाँ पे एक हैंडमेड फ्रेंडशिप ब्रेसलेट भी मिलता है जिसे ये पांचों दोस्त पहना करते थे। और हैरानी की बात ये होती है कि उसी वक्त डॉक्टर टर्नर को रिचल की लाश के मुंह के अंदर बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट मिलता है, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान दोस्तों। अब जैक और प्रिया विक्टिम के घर जाते हैं हस्बैंड को इन्फॉर्म करने। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगती है कि रिचल के पति डफी हॉकिंस ने अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, जबकि 2 दिन होने वाला है रिचल को गायब हुए। काफी देर से जैक उसका दरवाजा नॉक कर रहा होता है, लेकिन घर पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। तो ये दोनों अभी के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन डफी अभी भी खिड़की से उनको देख रहा होता है दोस्तों, पर दरवाजा नहीं खुलता। और अब शाम को न्यूज पे अना की रिपोर्ट आती है जिसमें वो पूरी दुनिया को बता देती है कि रिचल हॉकिंस का कत्ल हुआ है। और ये देखकर यहाँ जैक गुस्से में पागल हो जाता है कि मना करने पर भी अना ने पूरी दुनिया को बता दिया। लेकिन आखिर जैक क्यों नहीं चाहता कि रिचल के बारे में किसी को पता चले? वो जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जैक और रिचल का अफेयर चल रहा है और हत्या वाली रात को ही जंगल में जैक और रिचल कार में फिजिकल हुए थे, जिसे अना ने दूर खड़े होकर उनको देख लिया था दोस्तों। तो क्या अना को भी पता है? रुकिए जरा, क्लियर होता है अभी। अना तभी तो कह रही थी कि जैक विक्टिम को जानता है। उसको लगा कि जैक ने रिचल की हत्या की है। ऊपर से जैक रिचल के साथ मजे कर रहा था, तो जानबूझकर जैक को जलाने के लिए अना रिचर्ड के साथ फिजिकल हुई थी। ये बात थी दोस्तों। लेकिन अब रिचल की सच्चाई सामने आ गई है तो जैक के ऊपर शक जाएगा, इसलिए वो रिचल के बारे में किसी को नहीं बता रहा था। मतलब रिचल के अंदर से मिला स्पर्म जैक का ही था। तो अब जैक गुस्से में अना के होटल रूम में घुसता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने रिचल का नाम पब्लिक क्यों किया? वो रिचर्ड का जिक्र करके अना को ब्लेम करता है कि हमारे रिश्ते में दूरियां तुम्हारी वजह से आई अना। तो अना पलट कर पूछती कि अच्छा, मेरे जाने के बाद तुमने नया चक्कर चालू कर दिया और अब मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो। तो यहाँ पे दोनों को रियलाइज होता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, जो हो गया सो हो गया। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और अलग अलग रहेंगे। अब यहाँ मुर्दा घर में डॉक्टर टर्नर जैक और प्रिया को वो ब्रेसलेट दिखाती है जो किसके, रिचल के मुंह में मिला था। तो जैक तुरंत पहचान लेता है कि ये वैसा ही ब्रेसलेट है जो उसकी बहन जोई के पास हुआ करता था। और अब डॉक्टर टर्नर जैक से उसका डीएनए मांगता है ताकि उसे सस्पेक्ट्स की लिस्ट से हटाया जा सके, क्योंकि स्पर्म से डीएनए टेस्ट कंफर्म हो सकता है। सभी का डीएनए लिए जा रहा था, लेकिन जैक बहाना बनाकर मना कर देता है कि बाद में दे दूंगा, क्योंकि टेस्ट हुआ तो अभी वो पकड़ा जाएगा और हत्या की होगी या नहीं इसका तो बाद में पता चलेगा। खैर, अगले दिन जैक और प्रिया फाइनली डफी से मिलने जाते हैं। डफी बहुत अजीब बर्ताव करता है। वो खुलेआम बताता है कि वो ना मर्द है और उनकी मैरिज ओपन थी, यानी कि रिचल मर्दों और औरतों दोनों के साथ सोती थी और उसकी आदत थी कि उसे अपने संबंध वाले पार्टनर्स को इंटीमेट के दौरान नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता था। तो डफी इशारा करता है कि शायद रिचल ने अपने किसी बॉयफ्रेंड को ज्यादा परेशान कर दिया होगा, तो उसने उसकी हत्या कर दी होगी शायद। डफी के घर का सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने पर पता चलता है कि रिचल किसी से फोन पे बात करते करते घर से निकली थी। उस समय वो जैक से ही मिलने जंगल जा रही थी दोस्तों, और कॉल भी उसी का था। उसके जाने के कुछ देर के बाद डफी भी अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाता है।
तो डफी कैजुअली बताता है कि आज सुबह अना मुझसे मिलने के लिए आई थी और मैंने उसको बता दिया कि हेलन जो कि रिचल की पुरानी दोस्त है वो रिचल के बॉयफ्रेंड के बारे में जरूर कुछ जानती होगी, क्योंकि रिचल सारी बातें हेलन को शेयर करती थी। जैक ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि अना इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल रही है, उसको पता चल जाता है। तो जैक हेलन को फोन करता है ताकि रिचल के बॉयफ्रेंड के बारे में जान सके, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो प्रिया को केस में डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए किसी और काम पे लगा देता है ताकि प्रिया जैक की सच्चाई न जान पाए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जैक के पास ही रिचल का फोन मौजूद है जिसे वो छुपा के रखा हुआ है और डफी बार बार उस फोन पे कॉल करता रहता है ताकि बैटरी खत्म हो जाए, लेकिन क्यों पर आगे पता चलेगा। और अब प्रिया थियरी बनाती है कि शायद बॉयफ्रेंड ने ही रिचल को 40 बार मारा होगा ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि कोई सीरियल किलर है जो इतनी बेरहमी से उसे मार दिया। तो अब इधर अना हेलन से मिलने के लिए जाती है जो कि अब एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है। इन दोनों की मुलाकात में पुरानी दुश्मनी साफ दिखाई दे रही होती है दोस्तों। अना तो चाहती है कि हेलन जो भी बोले ऑन रिकॉर्ड बोले, मतलब यही कि जैक और रिचल का अफेयर चल रहा था साफ साफ बोल दे, क्योंकि हेलन तो इस अफेयर के बारे में सब जानती थी। लेकिन हेलन कुछ नहीं बताती, वो भी नहीं चाहती कि रिचल का केस सॉल्व हो। दूसरी तरफ जैक चुपके से रिचल का फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है ताकि फोन में अपने से जुड़े सारे सबूत मिटा सके, लेकिन वो अनलॉक नहीं होता यार, जिससे वो हो जाता है परेशान। अब जैक घर आता है और मैक का ही डीएनए सैंपल ले लेता है ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। अब रात को प्रिया सारी रिपोर्ट्स चेक कर रही होती है। उसको एक जूते का फुटप्रिंट मिलता है जो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था और ये फुटप्रिंट असल में जैक का ही होता है दोस्तों। इधर जैक मुर्दा घर आकर वहाँ मौजूद बंदे से कहता है मेरी शादी की अंगूठी यहीं कहीं गिर गई थी, उसको ढूंढ लो जरा। तो जब वो बंदा अंगूठी ढूंढ रहा होता है तो मौके पर जाकर जैक तुरंत ही रिचल की लाश से फोन अनलॉक कर देता है, मतलब वही पासवर्ड वगैरह रहा होगा कुछ, और अपने मैसेजेस फोटोज सब उसमें से डिलीट कर देता है। मैसेजेस पढ़ते ही उसको हेलन और रिचल के मैसेज भी नजर आते हैं जहाँ वो दोनों किसी को सी नाम से कहकर बात कर रहे थे कि वो सी नाम का कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ऊपर से हेलन जैक और रिचल के बारे में सब जानती है दोस्तों। तो अब जैक को हेलन का भी कुछ करना पड़ेगा। साथ ही फोन में एक वीडियो भी होती है जिसमें हेलन, रिचल और डफी तीनों एक साथ फिजिकल हो रहे हैं। यही वजह थी कि हेलन नहीं चाहती थी कि रिचल की सच्चाई सामने आए, क्योंकि वीडियो में वो भी थी और अभी वो हेडमिस्ट्रेस है स्कूल की, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर उसकी सच्चाई पता चली सभी को तो। और इसी वजह से डफी बार बार कॉल कर रहा था ताकि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि उसके अंदर उसका भी वीडियो था। दोस्तों अब हमें फ्लैशबैक के जरिए बताया जाता है कि जब अना, हेलन, जोई और रिचल स्कूल में थे तो अक्सर ये लोग कैथरीन नाम की लड़की का मजाक बनाते थे। हालांकि अना ने कभी कैथरीन का मजाक नहीं बनाया, लेकिन उसके दोस्तों की वजह से कैथरीन उससे भी गुस्सा में रहती थी, लेकिन फिर भी ये सभी दोस्त आपस में ही रहा करते थे। अगले सीन में जैक दोबारा से क्राइम स्पॉट पे जाता है। हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमको एक कि जब वो और रिचल इंटीमेट हो रहे थे तो रिचल बीच में अना की बात लेकर आ गई थी, जिससे जैक को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। तो रिचल उसको नाखूनों से खरोच देती है। इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि जैक ने ही रिचल के नाखून काट दिए हों ताकि स्किन सैंपल्स ना रहे, हो सकता है, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको। तो अब जैक पास ही में रह रहे अपने पुराने कोच के घर जाता है और वहाँ की सीसीटीवी कैमरा चेक करता है कि कहीं उसमें कुछ रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। लेकिन उसमें वो तो नहीं, पर अना जरूर रिकॉर्ड हुई थी। जब हत्या वाली रात को वो कब्रिस्तान गई थी अपनी बच्ची से मिलने। जैक समझ जाता है कि इसी टाइम अना ने मुझे रिचल के साथ देखा होगा पक्का, और कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में अना ने ही रिचल को मार दिया हो। दोस्तों ये दोनों केस सॉल्व करने वाले ही हत्यारे बनते नजर आ रहे हैं, मजा आने वाला है। अब कुछ देर के बाद जैक को पता चलता है कि एलिस को पुलिस वालों ने सड़क पर भटकते हुए देखा। तो जैक जल्दी से एलिस को घर ले जाता है, क्योंकि एलिस को दिमागी प्रॉब्लम है, भूल जाती है वो क्या कर रही है। लेकिन एलिस जैक को सुझाव भी देती है कि बेटा अना से बात करो, मुझे पता है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हो। तो जैक हिम्मत करके अना को मैसेज करता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अब अगले दिन जैक को पता चलता है कि हेलन की किसी ने हत्या कर दी है। तो वो तुरंत मौके पर पहुंच जाता है जहां अना पहले से ही आई भी थी सब कुछ कवर करने के लिए। तो जैक के पूछने पर वो बताती है हेलन ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और जब मैं पहुंची तो ये मर चुकी थी। मैंने तो पहले अपनी एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग बना ली है टीवी पे दिखाने के लिए, उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है कि हर बार अना सभी चीजों में मुझसे आगे कैसे निकल जा रही है। उसको डाउट आ रहा होता है कि कहीं अना नहीं तो रिचल और अब हेलन को मार तो नहीं दिया। तभी प्रिया रिचर्ड का बैकग्राउंड चेक करके कहती है कि रिचर्ड का पास्ट अच्छा नहीं है, वो कई बार लड़कियों पर हाथ उठाने के लिए जेल भी जा चुका है। जैक अना को रिचर्ड से दूर रहने के लिए कहता है दोस्तों, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी वहाँ से। तो जैक रिचर्ड को ही धमका देता है कि तमीज से रहे बेटा, अना से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। और अब जिम अना को बताता है कि तुम्हारे केस में प्रोग्रेस तो ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा और मसाला चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो अना डिसाइड करती है कि वो इन दोनों हत्याओं के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जहां पब्लिक के सवालों को मेयर और बाकी ऑफिशियल्स को जवाब देना होगा, और ये अना के चैनल पे टेलीकास्ट होगा। अगले सीन में हेलन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पता चलता है कि हेलन की आंखों को स्टेपलर से बंद किया गया था और उसके माथे पर लायर LIAR लिखा हुआ था। जांच करने पर पता चलता है कि रात को किसी का कॉल आया था हेलन को, लेकिन तब तक हेलन मर चुकी थी। इतना ही नहीं, हेलन के मुंह से भी वही ब्रेसलेट मिलता है दोस्तों
जो रिचल के मुंह से मिला था। मतलब दोनों की हत्या करने का पैटर्न सेम है, यानी कि इनका किलर भी एक ही होगा जिसने दोनों को मार दिया। तब जैक को भी घर पर वैसा ही ब्रेसलेट मिलता है। तो जोई बताती है ये सारे ब्रेसलेट अना ने हम सभी दोस्तों को स्कूल टाइम पर दिए थे। और हाँ, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अना और रिचल का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार वाला था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। हाँ दोस्तों, ये सुनकर तो जैक के शक की सुई सीधे के सीधे अना पे जाकर अटक जाती है कि हो ना हो वही किलर हो। दूसरी तरफ प्रिया हेलन के जो भी रात में कॉल आए थे उसे जांच कर रही होती है। तब उसको पता चलता है कि जैक ने तो रिचल का फोन ट्रैकिंग से हटा दिया। उसको बड़ा अजीब लगता है कि जैक ने ऐसा क्यों किया। जरूर कुछ तो ऐसा है जो जैक छुपा रहा है, इसलिए वो रिचल की फोन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में लग जाती है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अना दोनों हत्याओं के बारे में बता रही होती है। उसके बताने के तरीके से जोई को ऐसा लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली उसी पे शक डाल रही है। इसलिए कॉन्फ्रेंस के बाद जोई अना को चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तो तुम किलर लग रही हो, क्योंकि उस बात को इतना टाइम हो चुका है और अभी तक तुम उसको बुला नहीं पाई। लेकिन ये बात थी कौन सी दोस्तों, हमें अभी नहीं बताया जाता। और अना भी जोई के सवालों का जवाब दिए बगैर चले जाती है। दूसरी तरफ लेक्सी रिचर्ड के साथ डफी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करती है, जहां वो रिचल के किलर को पकड़ने के लिए काफी बड़ी कैश प्राइज ऑफर करता है। इससे होता यह है कि लेक्सी की ये रिपोर्टिंग अना की कॉन्फ्रेंस को बीट करते हुए आगे निकल जाती है। रिचर्ड लेक्सी से कहता है कि तुम अना का स्पॉटलाइट छीनने की कोशिश कर रही हो, पर लेक्सी कहती है ये अना के लिए सिर्फ एक सबक था जो उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है ना, और मैं उसे ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ प्रिया उसे डीएनए रिपोर्ट वाले बताते हैं कि जैक के डीएनए में छेड़खानी की गई है। वो असल में जैक का डीएनए था ही नहीं। और ये सुनकर प्रिया का शक जैक पर और पक्का हो रहा होता है कि पक्का जैक बहुत बड़ी चीज छुपा रहा है। इधर अना फाइनली जैक के मैसेजेस का रिप्लाई करते हुए उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहां दोनों अपनी अपनी गलतियां मानते हैं और इस रिश्ते को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। और दोस्तों, अब टाउन में 2 हत्या हो चुकी थी। लोगों का गुस्सा उभरने लग गया था कि किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। इसलिए सभी पुलिस वाले एक खास मीटिंग रखते हैं, जिसमें प्रिया अपनी जमा की हुई इन्फॉर्मेशन सभी को बताती है कि रिचल, अना, जोई और हेलन स्कूल के टाइम से ही दोस्त हुआ करते थे। सभी एक जैसा ब्रेसलेट पहनते थे और जो हमें रिचल और हेलन के मुंह से मिला, हो सकता है कि पुरानी कोई दुश्मनी के चलते जोई और अना में से किसी ने उन दोनों की हत्या कर दी हो, क्योंकि 2 तो मर चुके हैं, बचे सिर्फ जोई और अना। और मेरा शक जा रहा है अना पे कि वही किलर हो सकती है। तो जैक तुरंत मना कर देता है कि अना ऐसा नहीं कर सकती, पर बाकी ऑफिसर्स प्रिया को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने को कहते हैं। और अब जैक जाता है डफी से मिलने और उसको वो रिचल के मोबाइल से मिली वीडियो दिखाकर कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने ही रिचल और हेलन को मारा, क्योंकि उनको कोई सी नाम का इंसान बड़ा ब्लैकमेल कर रहा था और तुम्हारा फुल नेम क्लाइड डफी हॉकिंस है, इसलिए तुम ही वो सी वाले बंदे हो। लेकिन डफी कहता है कि ओह, क्या मतलब है इसका, मैंने उन दोनों को नहीं मारा, ये सी कोई और होगा। बेहतर होगा कि मुझ पर ये गलत आरोप मत लगाओ। मुझे पता है तुम्हारे और रिचल के अफेयर के बारे में, और अगर मुझे परेशान किया तो सभी को बता दूंगा सारी चीजें। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और चला जाता है चुपचाप। अगले सीन में कोई अनजान बंदा जैक को कांटेक्ट करके बताता है कि मैंने कुछ दिन पहले रिचल को एक अपार्टमेंट तक ड्रॉप किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिचल बाहर आई, जहां वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ये सुनकर जैक तुरंत ही उस अपार्टमेंट में कौन कौन रहता है या रह चुका है सभी की जानकारियां निकालने लग जाता है। दूसरी तरफ प्रिया अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एलिस के घर पे आ जाती है। एलिस के साथ बात करने के दौरान उसको एलिस की हरकत थोड़ी अजीब लगती है। मतलब भूलने की बीमारी होने के बावजूद उसे कुछ कुछ चीजें याद रहती, लेकिन अगले पल वो ऐसा दिखाती कि वो सब भूल चुकी है। लेकिन ये चीज प्रिया एक वहम समझकर अनदेखा कर देती। अना से भी इंटरव्यू लेने पर प्रिया को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो चली जाती है। एंड दोस्तों, अब कुछ देर के बाद जोई जैक के पास आती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब अगला नंबर उसका है। वो जैक से कहती है अना के 16वें बर्थडे पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पर वो बताते बताते चुप हो जाती है। जैक भी इस बात को अनदेखा कर देता है। इसके बाद उस अपार्टमेंट में रहने वालों की लिस्ट आ जाती है, जहाँ नाम लिखा होता है रिचर्ड का। मतलब वो अपार्टमेंट पर रिचर्ड किराए पे रह रहा था। ये जानते जैक रिचर्ड से मिलकर रिचल के बारे में पूछता है कि आखिर रिचल तुम्हारे अपार्टमेंट से घबराई भी क्यों बाहर आई थी। तो रिचर्ड कहता है देखो, मुझे ये सब नहीं पता, उस टाइम तो मैं इस शहर में नया था, तो मैं उसके साथ क्या ही करूंगा। लेकिन जैक उस पर जोर जबरदस्ती करने लग जाता है कि सच सच बताओ, मैंने तुम्हारी हिस्ट्री खंगाल ली है, लड़कियों को मारने के आरोप कई बार लग चुके हैं तुम पर। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और दोनों में हो जाती लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा यह निकलता है कि ऑफिसर्स जैक को इस केस से बाहर कर देते हैं। कहते हैं कि तुम इस केस को हैंडल करने के लायक नहीं हो। इस चीज से जैक का गुस्सा और बढ़ जाता है दोस्तों। और अगले सीन में प्रिया जोई से बात करने आती है। उससे प्रिया को पता चलता है कि ये चारों दोस्तों में एक और लड़की भी शामिल थी, जिसका नाम कैथरीन था। प्रिया को उस टाइम के स्कूल की एयर बुक भी मिलती है, जिसमें कैथरीन का फोटो होता है। अब तक प्रिया ये जानती थी कि रेचल, अना, जोई और हेलन ही दोस्त थे, लेकिन एक और लड़की के बारे में जानकर प्रिया सारा फोकस अब कैथरीन पे लगा देती है। उसी रात हम देखते हैं कि जब जोई अकेले घर पर मौजूद होती है तो कोई इंसान घर में घुस आता है जो उसको मारने के लिए आया हुआ था।
और दोस्तों यानी ये वही किलर है जिसने अभी तक 2 लोगों की जान ली, और वो है कौन यार, हमें अभी तक नहीं पता। तो वहीं प्रिया के कैथरीन की इन्फॉर्मेशन निकालने पर उसको पता चलता है कि कैथरीन की एक बहन भी थी जो मर चुकी है। और तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली जब अना का 16वां बर्थडे था तो इन चारों ने कैथरीन को बुलाया था। सभी जंगल में सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन रेचल वहाँ 3 लड़कों को भी बुला लेती है कैथरीन के साथ गलत काम करने के लिए। वो लड़के कैथरीन के साथ वो सारी हरकतें करते हैं और रेचल इसकी मजे ले रही थी। कैथरीन अना को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। दूसरी तरफ जैक जब घर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे वहाँ जोई की लाश नजर आती है, जिसको देखकर वो एकदम से टूट जाता है। यहाँ से दोस्तों सीन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये क्लाइमेक्स पार्ट है जिसमें आपको आएगा मजा। तब से स्लो बन चल रहा था ना, अब आएंगे ट्विस्ट पे ट्विस्ट। तो अब हम अना को देखते हैं जो रिचर्ड के साथ उसके घर पर आती है। यहाँ आने के बाद जब वो दीवारों पर लगी फोटोज को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि लेक्सी कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही है दोस्तों, जो बचपन में मोटी हुआ करती थी, अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुकी है। और अना को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ हमें कैथरीन की बहन की मौत का रीजन पता चलता है। तो बात ये थी, एक दिन कैथरीन का पूरा परिवार लेक पर घूमने जा रहा था, लेकिन जाने से पहले कैथरीन की बहन उसके मोटे होने का मजाक उड़ा देती है, जो कैथरीन को पसंद नहीं आता। उसकी बहन को इनहेलर लगता था, वरना उसको अस्थमा अटैक आ जाते। तो इसी गुस्से की वजह से कैथरीन इनहेलर को खाली करके सिर्फ डब्बा ले जाती है, और लेक में आते ही अस्थमा अटैक की वजह से कैथरीन की बहन की जान चली जाती है। सिर्फ चिढ़ाने के चलते कैथरीन ने अपनी ही बहन को मार डाला। तो अब ये जानने के बाद अना समझ चुकी थी कि सारी चीजों के पीछे लेक्सी यानी कि कैथरीन का हाथ है, और कैथरीन का नाम ही तो सी से शुरू होता है, जो रेचल और हेलन को भी ब्लैकमेल कर रही थी। वो जैक को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन तभी रिचर्ड उससे फोन छीन लेता है। मतलब कि कैथरीन और रिचर्ड दोनों मिले हुए थे। अना खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड और कैथरीन दोनों उस पर टूट पड़ते हैं, पर जैसे तैसे वो अपने आप को बचाने में लग जाती है। साथ ही ऑफिसर प्रिया को बुलाते हैं कि सी नाम के बंदे की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, जो कि कैथरीन है। हमें किलर मिल चुका है, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। तो अब प्रिया का जो भी शक अना और जैक पर जा रहा था वो सब गलत था, इसलिए वो भी कैथरीन को पकड़ने निकल जाती है। वहीं कैथरीन अना पे गन पॉइंट करती है जैसे कि उसको शूट करने वाली हो, कि तभी जैक वहां पर आकर अना को बचा लेता है, और तभी पीछे से प्रिया कैथरीन को शूट कर देती है ताकि अना को बचा सके। इसके बाद वहां पुलिस आती है, जो रिचर्ड को पकड़ लेती है। केस सॉल्व हो चुका था। कैथरीन ने स्कूल टाइम की बुली की वजह से अपने सभी दोस्तों से बदला लेना शुरू किया, जो अब मर चुकी है। केस सॉल्व होने के बाद जैक और अना आपस में बातें करते हैं, जहाँ अना कहती है, मैं अपने 16वें बर्थडे वाले दिन की बात कभी याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कैथरीन ये सब कर रही है। अगर मैंने पहले बता दिया होता तो आज मेरी दोस्त जिंदा होती। लेकिन जैक उसको दिलासा देता है कि अब सब ठीक है, टेंशन मत लो। साथ ही केस को कम्प्लीटली एंड करने के लिए पुलिस को कैथरीन के घर से रिचल के कटे हुए नाखूनों और वही चाकू मिलता है जिससे रिचल को मारा गया था। ये केस हो गया था क्लोज्ड। और अब सीरीज के लास्ट सीन में हमें 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जैक और अना दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। अना को एंकर की नौकरी भी वापस मिल चुकी है, और ये दोनों जोई की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाल रहे होते हैं। सब कुछ सेटल हो चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना दोस्तों, ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं इसमें। तो अब अना अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ उसको टेबल पर एक लेटर रखा हुआ मिलता है जिसे एलिस ने लिखा था। जैसे ही अना उसे पढ़ती है ना, उसके होश उड़ जाते हैं, और अब हमें पता चलता है कि असल में असली किलर कैथरीन नहीं बल्कि उसकी माँ एलिस थी। हमें अना के 16वें बर्थडे का दोबारा से फुटेजेस दिखाया जाता है। उस दिन सिर्फ कैथरीन के साथ गलत काम नहीं हुआ था, रिचेल ने अना के साथ भी उन लड़कों को गलत काम करने को कहा था। यानी उस दिन कैथरीन और अना दोनों के साथ वो कांड हुआ। और जब एलिस ने ये वीडियो देखी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे कौन सी माँ बर्दाश्त कर पाएगी? इसलिए एलिस ने सबसे पहले रिचल को मारा, उसके बाद जोई और हेलन को मारा, क्योंकि ये दोनों भी रिचल के साथ थे। एलिस कैथरीन को कभी मारना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कैथरीन सिर्फ फंस जाए सारी हत्या के आरोप में। उसी ने नाखूनों और चाकू कैथरीन के घर में डाल दिए थे, लेकिन प्रिया के कैथरीन को शूट कर देने की वजह से वो मर गई। अब कैथरीन ने अपनी बहन को तो मारा ही था, इसीलिए एलिस ने उसको फंसाया था दोस्तों, ताकि अपनी बहन को मारने के आरोप में जेल की हवा खा सके। कैथरीन खुद नफरत करती थी अपने बाकी के दोस्तों से, सिवाय अना के। उसने बाकियों को धमकी भी दी थी, जो हमने सी नाम के बंदे के रूप में देखा, लेकिन वो किसी को मार नहीं पाई। उससे पहले वो सभी मर गए। और अब लेटर पढ़ने के बाद अना अपनी माँ की आंखों में देखती है, जहाँ दोनों की आंखों में एक स्माइल होती है। यानी कि एलिस का किया हुआ काम सफल रहा। एलिस कभी पागल नहीं थी, एकदम ठीक थी। अपने ऊपर से शक हटाने के लिए वो भूलने का नाटक करती थी, और इसी वजह से किसी का भी शक उस पे नहीं गया, जो कि असल में किलर वही थी। तो दोस्तों ये थी हिज एंड हर्स की कहानी। मजा आ गया ना? मुझे तो बहुत ज्यादा आ गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।